वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज December 23rd एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। सो द फर्स्ट न्यूज़ ऑब्वियसली इट्स रिगार्डिंग जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि कल भी हमने बात किया था कि जो एक कोरोना वायरस है उसके म्यूटेशन स्ट्रेन पाए गए हैं। एंड कल बताया था मैंने कि ये 70%, 70% ज़्यादा इसमें पावर है अपने आप को फैलाने की। तो दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये जो पुराना कोरोना वायरस था उसी का स्ट्रेन है, मतलब म्यूटेशन है, जेनेटिक म्यूटेशन है, और लेकिन इसकी 70% ज़्यादा कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन की, मतलब फैलने की। एक और चीज़ है कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं पूरे विश्व में, सभी ने ब्रिटेन से आने वाली जो फ्लाइट्स थी उनको रोक दिया है। भारत ने भी इंग्लैंड से आने वाली सारी फ्लाइट्स को रोक दिया है। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, चाहे मुंबई एयरपोर्ट हो, दिल्ली एयरपोर्ट हो, इन सभी पे। और क्वारंटाइन के दौरान जो ये स्ट्रेन है इसको चेक किया जा रहा है कि वेदर दे हैव द कोरोना वायरस और नॉट, ये चीज चेक किया जा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जो सेम मैकेनिज्म जो मार्च में पूरी एक्टिविटी शुरू हुई थी, द सेम थिंग हैज स्टार्टेड अगेन। सो अगर आप इन जनरल सिटीजन है तो भी आपके लिए दिक्कत है कि ये अगर नया स्ट्रेन आया है और ये अगर ये फैलने लग जाए तो अभी हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसके लिए जो वैक्सीन ऑलरेडी बनी हुई है क्या इसके लिए 100% कारगर है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है चूंकि ये सेम वायरस है, प्रोटीन कंटेंट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो पुरानी वैक्सीन इस पे काम करेगी। लेकिन हमारी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी ए चैलेंज। ये सबके लिए एक चैलेंज होने जा रहा है। जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं इनके लिए एक चैलेंज है कि कैसे इसको टैकल किया जाए, तो हमें इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दैट्स द बिगेस्ट न्यूज़ विच वी हैव नाउ। ये है JNK में लोकल इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पे गुपकार अलायंस है, उनको काफ़ी सीट्स मिली है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गुपकार अलायंस क्या था। तो गुपकार अलायंस पिछले साल यानी कि 2019 में जब 370 और 35 वे हटना था अगस्त में, तब एक गुपकार प्लेस है, वहाँ पे रेसिडेंट्स हैं जो लीडर्स हैं इसके, INC नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के। वहाँ पे एक एसोसिएशन बना था, अलायंस बना था, और उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज़ थी, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी और बाकी लोकल पार्टीज़ मिलकर ग्रुप बनाया था गुपकार अलायंस के नाम से। उसमें 6 रीजनल पार्टीज़ थी टोटल। इन सबको मिला के उनका एक अलायंस है गुपकार अलायंस। सो ये आपको ध्यान रहे कि व्हाट इज़ गुपकार अलायंस। और इसमें एरियाज़ में, कश्मीर के एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में उनको सीटें मिली है। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोकल इलेक्शंस हैं वो वहाँ पे कंडक्ट हुए, और 370 के बाद में पहली बार ये लोकल इलेक्शन था एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोई भी जब इलेक्शन होता है जो लोकल लेवल के 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत, तो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज भी कैरी आउट की जाती है। माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज, व्हाट इज़ डीलिमिटेशन, एंड कौन से लॉ के तहत ये वर्क करता है डीलिमिटेशन, इट वर्क्स। सो दैट यू हैव टू आंसर। इस क्वेश्चन में आप आंसर करेंगे, और अलग अलग जगहों पे पंचायत इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी, चाहे विधानसभा, लोकसभा, तो वो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज वो कंडक्ट की जाती है। तो यू हैव टू आंसर व्हाट इज़ दिस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे जो PM हैं वो गए थे AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है। पहला तो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब ये इस्टेब्लिश की गई थी और किन्होंने इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन। और दूसरा ये कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, तो आप आंसर करिएगा कि व्हाट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, क्या उसमें डिफ़र करता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द ओपिनियन एडिटोरियल। एडिटोरियल में पहला है, कल हमने न्यूज़ कवर किया था कि जो पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स पे, उन्होंने बोला है कि कंप्रहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट एक आना चाहिए, और जिसमें कि पब्लिक हेल्थ एक्ट में
जो कोरोना के टाइम पे हमने चीज़ें फेस की हैं नेशनल हेल्थ प्रोफाइल या बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, या जो लोगों को किस तरीके से हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध नहीं हो पाए, या फिर बेसिक जो केयर थी वो लोगों को नहीं मिल पाई, तो ये सभी चीज़ों को टैकल करते हुए एक नया पब्लिक हेल्थ एक्ट आना चाहिए। और इसी पब्लिक हेल्थ में एक्ट में किस तरीके से अगर आगे इस तरीके की महामारी या पैंडमिक होता है तो कैसे उसको हैंडल किया जाए। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन ये है कि जो ये नया पब्लिक हेल्थ एक्ट है इनमें क्या किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट शुड थिंक और गवर्नमेंट शुड कॉपरेट, व्हाट ऑल थिंग्स गवर्नमेंट शुड कॉपरेट इन दिस पब्लिक हेल्थ एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने बहुत बात किया कि किस तरीके हॉस्पिटल बेड से लेके हर चीज़ के बारे में बात किया। तो माय क्वेश्चन इज़ कि पब्लिक हेल्थ एक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो इंक्लूड रहने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग द कोविड, कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना से रिलेटेड अभी हमने काफ़ी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड रिगार्डिंग द कोरोना। सो जो क्वेश्चन पूछा उसको आप आंसर करिएगा ये पब्लिक हेल्थ एक्ट में। सो ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ एक्ट में उसमें कोरोना से रिलेटेड जो जो भी आपके सजेशंस हैं एटलीस्ट स्ट्रक्चर यू शुड राइट कि क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज अगेन रिलेटेड टू फार्मर एजिटेशन। और फार्मर एजिटेशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टिल द टॉक इज़ गोइंग ऑन, अभी भी बातचीत चल रही है और दोनों गवर्नमेंट एंड किसान दोनों ही अपनी बातों पे स्टक है। एंड वी हैव सीन कि नथिंग सब्सटेंशियल हैज़ कम अप, मतलब जो गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने अमेंडमेंट्स सुझाए हैं कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, बट किसान जो है वो नए कुछ अमेंडमेंट्स लेके नहीं आ पाए हैं। वो उसी पे स्टक है कि लॉ को रिपील कर दिया जाए, बट दे आर नॉट डिस्कसिंग कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लमेटिक है। सो नाउ एज ऑफ नाउ ये स्टक है। एंड हमने जो लोग अगर नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो, एक शॉर्ट वीडियोस एमएसपी फार्मर एजुटेशन से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी इस पर मैंने चैनल पे डाला हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए और उससे अगर आपको क्लैरिटी हो जाएगी एंड देयर इज़ एनीथिंग एल्स देन यू कैन आस्क। ओके, ये नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल में हमें मालूम है कि जो केपी शर्मा ओली थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे के लिए रिकमेंड किया है, एज इन जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी उसको भंग कर दिया है। और जो इलेक्शन 2022 में होना था उसकी जगह पे 2021 में अब इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। 2017 में ये पार्टियाँ चुन के आई थी और पार्टीज़ ने कोलिशन बनाया था, मेजर थी इसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, माओइस्ट थी, इन्होंने मिलके ये बनाया था। और उसके बाद इसको हमें ये भी मालूम है 2-3 चीज़ों के लिए जानी जाएगी ये सरकार। एक तो जो चाइना से प्रॉक्सिमिटी है, चाइना से के काफ़ी क्लोज रही ये गवर्नमेंट। और जो चाइनीज़ एम्बेसडर थे काठमांडू में चाइना से, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहा उनका, बिकॉज नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है एंड चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे शासन रहता है, रेजिम रहता है, तो उसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा नेपाल की पॉलिटिक्स में, नेपाल के गवर्नेंस में। एंड चाइना का ही ये इंटरफेरेंस था जिसकी वजह से इस साल हमने नेपाल और भारत का डिस्प्यूट देखा। नेपाल और भारत का क्या डिस्प्यूट था? 2-3 एरियाज़ को लेके, काला पानी हो गया, लिपुरेखा एरिया हो गया, जहाँ पे कि नेपाल ने ये क्लेम किया कि ये एरियाज़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे ये क्लेम किया कि ये एरियाज़ नेपाल के हैं। और 18 सेंचुरीज़ में, 19 सेंचुरी में जब ये बने थे, जब लॉ बने थे, ब्रिटिश जब थे उस समय पे, तो ब्रिटिश के साथ जब पैक्ट्स हुए थे उस समय पे ये एरिया इंडिया में ना हो के इसका पार्ट था नेपाल का। सो इस तरीके का नेपाल ने क्लेम किया, दैट वाज वन पार्ट। बट उसके लिए भारत ने भी ऑफ़र किया कि अगर बातचीत है, अगर कोई भी डिफरेंसेस है देन दे कैन बी अ टॉक। नेपाल ने बातचीत ना करके, उस पर कोई भी डायलॉग ना करके, नेपाल वेंट अहेड और अपना जो नेशनल मैप था उसको चेंज कर दिया। उस चेंज में जो इंडिया के कब्जे में एरिया है उसको शो कर दिया और शो करके नया मैप, अपना नेपाल का नया मैप पब्लिश कर दिया। सो बहुत बड़ा ये इशू था, दैट वाज अ बिग डिप्लोमेटिक इशू, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे जो रिलेशन है थ्रू आउट अच्छे रहे हैं। और जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, रोटी और बेटी का रिलेशन नेपाल और भारत के बीच में रहा है। लेकिन उसको जो है बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है चाइनीज़ की,
और ये जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहा। फिर उसके बाद में इंडिया ने भी एफर्ट डाला, इंडिया के भी जो इंडिया जनरल जो थे वो गए थे, मिले थे, और इंडिया के मिनिस्टर्स भी वहाँ पे मिले नेपाल गवर्नमेंट के साथ में। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो रिलेशन है एज़ यूजुअल हो जाएंगे, बट उन्होंने पूरी गवर्नमेंट ही, क्योंकि नेपाल में भी गवर्नेंस में इश्यूज बना हुआ था इनके बीच में, प्रचंडा प्रचंडा पुष्प कुमार दहल ये लोग थे, एक तरफ ओली थे, तो इनके बीच में लगातार टसल चल रही थी। हालांकि 2/3 तक मेजॉरिटी थी इस गवर्नमेंट की, लेकिन डिस्प्यूट चल रहा था। एक दूसरा और इंटरेस्टिंग था नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक और पैरेलल चीज़ चल रहा था। पैरेलल चीज़ ये था कि एक मूवमेंट, छोटा सा मूवमेंट एक स्टार्ट हो गया था नेपाल में मोनार्की के लिए। मतलब वहाँ पे राजतंत्र था, पहले राजा ही थे, पहले कंट्रोल करते थे। और आप मनीषा कोइराला इनका नाम जानते हैं, जो एक्ट्रेस रही हैं, अभी हैं भी, तो ये भी उसी परिवार से जुड़ी हुई थी। तो एक राजतंत्र भी था, राजा तंत्र था नेपाल में, और एक वो भी शुरू हो गया एक मूवमेंट कि नेपाल में दोबारा राजतंत्र लागू कर दिया जाए और डेमोक्रेसी को हटा दिया जाए। तो ये भी कई मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो गया था, बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड। ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतने जल्दी ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। एंड बट एज ऑफ नाउ वी हैव द गवर्नमेंट, और उसके पीछे ये हो सकता है कि क्लियर मेजॉरिटी के लिए ये जाए कि इनको जो सिंगल गवर्नमेंट रूल के लिए ये ट्राई करेंगे। तो विल हैव टू वेट व्हाट हैपेंस। बट चूंकि नेपाल हमारा नेबर है तो हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या डिस्प्यूट है, क्या इसकी पॉलिटिक्स है, और क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्योंकि एक और चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा नेपाल के थ्रू भी चाहे ब्लैक मनी हो चाहे टेररिज्म हो, उसका खतरा बना रहता है। पाकिस्तान के काफ़ी टेररिस्ट या इस तरीके का ब्लैक मनी, हवाला मनी, वो आता है पाकिस्तान से नेपाल, एंड थ्रू नेपाल इट कम्स टू इंडिया। क्योंकि पोरस बॉर्डर है तो फ्रॉम नेपाल इट कम्स टू इंडिया। तो इसीलिए नेपाल में अगर अशांति रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगा, तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम रहेगा। कल मैंने पूछा भी था कि नेपाल का कितना बॉर्डर पड़ता है, कितना लॉन्ग। तो लेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये था कि आपको ये देखना था कि कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स पड़ते हैं नेपाल और भारत के बीच में, कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से स्मगलिंग के चांसेस हैं। तो ये आपको अप्रिशिएट करना था। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस सेंस में ज़रूर देखिए कि लेंथ मीन्स क्या। लेंथ मीन्स एक नंबर नहीं होगा, लेंथ मीन्स ये होगा कि उसको मैप में देखिए कि कहाँ से कहाँ है, एंड देन अंडरस्टैंड ये कहाँ कहाँ से लोग आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा था। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज़ रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। जो इशू है पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, जो 2015 में किया गया था, और उसके तहत मैं आपसे ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट था, और इसमें 3 इंडिया ने मेजर जो गोल थे वो लिए थे कि जो एमिशंस है वो घटाएंगे, जो ट्री प्लांटेशन करेंगे, और रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब सोलार, विंड एनर्जी, इसका परसेंटेज बढ़ाएंगे। और अभी एक समिट भी हुआ था, और उस समिट में इंडिया ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये बताया कि इंडिया इज़ राइट ऑन द टारगेट, और 2030 का टारगेट है इंडिया का कितना परसेंटेज कम करने का। वो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया था, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। और ग्लासगो में नेक्स्ट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 वो होना है 2021 में। सो लेट्स सी क्या होता है, बट इंडिया इज़ ऑन राइट ट्रैक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। क्लाइमेट चेंज आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस, अदर गैसेस एमिशन है, जिससे कि धरती का टेम्परेचर बढ़ जाए और जो पोलार कैप से बर्फ़ है वो पिघल जाए, जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ने से जो ओशियंस हैं वो डूब जाएंगे। ओके, नाइजीरिया से रिलेटेड है। बताया था मैंने कि स्कूल था नाइजीरिया में, स्कूल में जो बोको हराम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोको हराम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्लासगो, आप मुझे ये बताइए कि इसमें ग्लासगो है वो कहाँ पे है, और लाइक ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 है, COP 26 है। तो आप ये इसमें आप ये बताइएगा इस क्लाइमेट चेंज वाले में कि जो मेजर एग्रीमेंट्स, मैंने पहले बताया भी है, द क्वेश्चन फॉर यू इज कि मेजर एग्रीमेंट्स कौन कौन से हुए हैं क्लाइमेट चेंज के तहत में। जैसे रियो का है, उसी की तरह क्योटो प्रोटोकॉल का है। तो आप ये बताएंगे, लिस्ट डाउन करेंगे कि कौन कौन से मेजर रहे हैं, हुए तो कई हैं जहाँ पे कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो कौन कौन से जो समिट्स हैं वो हुए हैं क्लाइमेट चेंज के तहत, और वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहा है। जैसे रियो में कुछ रहा है जो 92 में हुआ, क्योटो में रहा होगा 97 का,
क्या क्या डिसीजन, मेजर डिसीजन थे दैट यू हैव टू राइट? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव आस्क यू, क्योंकि एक बार आप अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट समिट है इन द क्लाइमेट चेंज. Now this is regarding Nigeria. नाइजीरिया में बोको हराम ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये है ना. क्वेश्चन आज का ये है, पिछली बार भी मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि नाइजीरिया में कई बार ये चीज़ें इश्यूज़ हो चुके हैं कि वहाँ पे जो बोको हराम है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एबडक्ट कर लेता है. इससे पहले जो गर्ल्स स्टूडेंट थे उनको एबडक्ट कर लिया था, और आज तक अभी तक उसमें से 200 जो गर्ल्स हैं अभी तक मिसिंग है. ये कुछ साल पहले की बात थी. तो ये बहुत ही एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज दिस इज़ रिगार्डिंग जो चिल्ड्रन, उनके जो राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स के भी रिलेटेड है ये. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ क्वेश्चन ये है इसमें कि नाइजीरिया की एक हिस्ट्री रही है एंड बोको हराम उसका इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है आज की डेट में नाइजीरिया में. एंड दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन फॉर बिग टाइम. मतलब कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है जहाँ पे कि वॉर होता है. लाइक सीरिया आप देखेंगे, लीबिया की बात कर लीजिए, अफ़गानिस्तान में भी अफ़गान और तालिबान के बीच में भी लगातार उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, वॉर इज़ गोइंग ऑन. तो ये पूरा मिडिल ईस्ट में ये है. लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि नाइजीरिया में वहाँ पे स्टूडेंट्स, बच्चों को भी यूज़ किया जा रहा है एज अ वॉर एलिमेंट्स. मतलब उनको भी किडनैप कर लेते हैं, उनको भी मार देते हैं. सो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में नाइजीरिया ठीक ठाक कंट्रीज़ हैं, एंड नाइजीरिया के पास ऑयल भी है और रिच भी है, बट उसके कंपैरेटिवली रिच एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका, काफ़ी थोड़ा डेवलपिंग भी है. लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की लड़ाई जहाँ पे क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स को ख़त्म कर देता है. जैसे ही आप 200 चिल्ड्रन को एबडक्ट कर लो, 200 स्कूल गर्ल्स को आप किडनैप करके लेके जाओ और मिले ही ना वो, तो दैट्स बिकम अ वेरी सीरियस इशू. हर कंट्रीज में इशू होता है इंटरनल सिक्योरिटी का, लेकिन कभी भी इस तरीके के इंसिडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं. सो आपका माय टास्क इज़ कि योर टास्क इज़ कि नाइजीरिया में क्या ये डिस्प्यूट है, व्हाट इज़ दिस डिस्प्यूट, ये आप जानिए एंड देन राइट इनटू द कमेंट्स कि इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज़ दिस बोको हराम एंड व्हाई इज़ दिस कॉन्फ्लिक्ट. इसको आप पढ़िए, क्योंकि ये 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में अभी इसको नहीं समझा सकता हूँ. अलग से सेशन इसको आधे घंटे का करना पड़ेगा. बट इसका बेस्ट ये है कि आप इसको पढ़िए एंड देन यू राइट इनटू द कमेंट्स. मेजर 8-10 पॉइंट्स लिखिए कि क्या हो रहा है नाइजीरिया में, ऐसा क्यों हम देख रहे हैं, क्या इशू हो रहा है. बोको हराम और नाइजीरियन गवर्नमेंट, क्या ये बेसिकली इश्यूज़ हैं, क्या उनकी डिमांड है, और क्यों इतना ज़्यादा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इनकी, बोको हराम, क्यों इसको कर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों इतना ड्रेडेड है कि ये जो बच्चे हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, लड़ाई में यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए ये. तो ये आप इसको कवर करिए, इसको आप कवर करेंगे एंड कमेंट्स में लिखेंगे. ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट. नाउ नेक्स्ट दिस थिंग इज़ रिगार्डिंग, ओके, नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग टू वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट में न्यूज़ है लेपर्ड्स के रिलेटेड कि इनकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है. कर्नाटका में वेस्टर्न घाट में टोटल 3387 लेपर्ड्स है, जिसमें कर्नाटका में 1783, तमिलनाडु में 868, केरला में 650 है. नाउ क्वेश्चन हियर इज़ कि ये जो इसमें जो है वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरीस है, वेस्टर्न घाट है. वेस्टर्न घाट एरिया में क्या क्या आता है बेसिकली, दिस इज़ माई क्वेश्चन कि वेस्टर्न घाट एरिया में, इसमें आंसर्स हैं, आप देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, गोवा कवरिंग हलियाली काली टाइगर रिजर्व है, कारवार है, होनावर है, मदिकेरी है, कुद्रुमेक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिकमंगलूर है. ये सब एरियाज़ हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको बताइए. एंड उसके अलावा बांदीपुर है, नीलगिरीस है, सत्यमंगलम फॉरेस्ट है, साइलेंट वैली है, वायनाड है, बीआरटी हिल्स है. ये वेरी दिस ऑल आर, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सभी आप इसको पढ़िए एंड देन आप कमेंट में लिखिए कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. लाइक व्हाट इज दिस साइलेंट वैली, इसको जब पढ़िए तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि ये साइलेंट वैली क्या है. और फिर यहाँ पे बंगर घट्टा नेशनल पार्क,
इन सबको यू मस्ट कवर ऑल दिस पार्ट, क्योंकि ये इकोलॉजी से है, चूँकि आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसी को आप अभी निपटा लीजिए। मैप में ज़रूर देख लीजिए ये खासकर जो पॉइंट मैंने बताया, बांदीपुर, मधुमलाई, सत्यमंगलम कहाँ है, नीलगिरी, साइलेंट वैली, वायनाड, ये सब एरियाज़ कहाँ हैं। और कमेंट में आप लिखेंगे कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से पूरे वेस्टर्न घाट एरियाज़ में फॉर एग्जांपल कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, नेशनल पार्क आता है या टाइगर रिजर्व्स आते हैं, इकोलॉजिकल हॉटबेड क्या है। दिस इज़ वन थिंग विच यू मस्ट कवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैंने, उसको जरूर आप उसको कवर करिए। दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यू ऑलरेडी नो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो पार्लियामेंट है हमारा उसको चेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट का जो एरिया जो लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, एडविन लुटियन की बनाई हुई 1920s में, वो उस पूरी एरिया को चेंज करके वो बना रहे हैं पूरा, और उस पूरे एरिया को बना रहे हैं। एंड देन एक्सपेक्टेड है अराउंड 1000 करोड़ का खर्चा भी होगा। एंड जो नए पूरा पार्लियामेंट बनेगा, बड़ा पार्लियामेंट बनेगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और उससे क्वेश्चन भी हमने पूछा है। बट उस पर यह ध्यान रहे कि उस पर लगातार कई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो वो विरोध वाला पॉइंट आपको याद रहे। ओके, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इज इंटरनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनल पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली ब्रेक्सिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देर इज़ अ ब्रेक्सिट, एंड ब्रेक्सिट में December 31 इज़ द लास्ट डेट, एंड EU और ब्रिटेन के बीच में नई डील होना ज़रूरी है। ओके, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इजराइल और मोरक्को के बीच में नई फ्लाइट्स भी शुरू होने जा रही है। ओके, इनफैक्ट शुरू हो गई है, एंड हमने पढ़ा था कि मोरक्को और इजराइल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं। एंड ये होने के बाद में जो प्रेसिडेंट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। और ये इम्पॉर्टेंट, मैंने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से हाउ इट फंक्शंस, कि वहाँ पे ईरान, इराक, सऊदी का इश्यूज़ हैं, और वहाँ पे दैट्स वाई सऊदी, UAE, एवरी वन इज़ गोइंग क्लोज टू इजराइल। क्यों? क्योंकि वो ईरान से ज़्यादा खतरा महसूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू इजराइल। सो दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली 7.5% का टारगेट है GDP कॉन्ट्रैक्शन का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग न्यू। ओके, एंड स्पोर्ट्स वी हैव नथिंग न्यू। बस इतना याद रहे कि आपको 36 का जो स्कोर है, 3649, वो आपका लोवेस्ट स्कोर बन चुका है इंडिया का, टेस्ट मैच का लोवेस्ट स्कोर हो गया किसी भी एक पारी का, जो इंडिया का जो लास्ट टेस्ट मैच में हुआ था। तो वो एक फैक्ट है, वो फैक्ट आपको याद रहे। और उससे पहले कब हुआ था वो भी आपको याद रहे कि इससे पहले क्या लोवेस्ट स्कोर था इंडिया का, 42 था स्कोर इससे पहले का, अब 36 हो गया लोवेस्ट। कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, बट देन ऑल्सो, बट चूँकि फैक्ट है तो फैक्ट पता रहना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। जो भी क्वेश्चंस पूछे वो ज़रूर आप लिखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव आस्क यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव आस्क यू, खासकर वेस्टर्न घाट्स वाला, उसको अच्छे से पूरा आंसर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय।